रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आस्था के माता पिता के गुजर जाने के बाद आस्था अपने भाई विकी और भाभी के पास रहती थी। उसको उसके भाई और भाभी ने कभी किसी चीज की कमी महसूस तक नहीं होने दी। आस्था की उम्र अब शादी लायक हो जाती है। सुंदर होने के बावजूद उसके लिए रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आस्था के लिए एक रिश्ता आता है। इस बात से रेखा और विक्की बहुत खुश थे, जिस पर विक्की बोलता है, बहुत दिनों बाद आस्था के लिए रिश्ता आया है। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन लड़के वाले आस्था को देखने आते हैं और आस्था हर बार की तरह तैयार होकर बैठ जाती है। लड़के वाले उसे देखकर चले जाते हैं और अगले दिन रेखा को कॉल करके मना कर देते हैं। आस्था का मन उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे ऐसे उदास देखकर रेखा उसके पास आते हुए बोलती है, आस्था, तुम परेशान मत हो, ऐसे तो पता नहीं कितने रिश्ते आते हैं। भाभी, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ऐसा किसने कहा तुमसे? तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। अगर ऐसा है तो सब मुझे देख देख कर चले क्यों जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद मना कर देते हैं? मैं सही नहीं हूँ इसलिए सब मना कर देते हैं क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के रिश्ते देर से होते हैं, तो इसमें अपने आप को दोष क्या देना। अच्छा चलो अब खाना खा लो, वरना तुम्हारे भैया गुस्सा करेंगे और कहेंगे मेरी बहन को अब तक भूखा रखा है। रेखा और आस्था दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ दिनों बाद फिर आस्था के लिए एक रिश्ता आता है, लेकिन वो लड़के वाले दहेज की डिमांड करते हैं। तभी विक्की बोलता है, ऐसी जगह मुझे रिश्ता नहीं करना जिनको दहेज से प्यार हो। मेरी बहन को हम बेच थोड़ी रहे हैं। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। भाभी प्लीज मेरे पीछे मत आओ, सबको पैसे से ही प्यार है, मुझसे नहीं। रेखा आस्था की हालत देखकर उसी शाम पंडित के पास जाती है और पंडित को आस्था की कुंडली दिखाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि आस्था के ऊपर दोष है, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। रेखा आस्था की पूजा करवाती है, जिससे उसके ऊपर के दोष खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद रेखा को इंतजार होता है कि अब आस्था के लिए कोई रिश्ता आ जाए। कुछ दिन बीतने के बाद आस्था के लिए फिर से एक रिश्ता आता है, जिस पर रेखा बोलती है, आस्था, इस बार तुम सूट नहीं, मेरी पसंद की साड़ी पहनना। रेखा लड़के वालों से अगले दिन ही घर आने को कहती है। हर बार की तरह रेखा सब कुछ बनाकर तैयार रखती है। आस्था साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही डोरबेल बजती है, तभी रेखा बोलती है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जल्दी करो, लगता है वो आ गए। मैं जाती हूँ, तुम तैयार होकर आ जाना। आस्था तैयार होकर सोच में पड़ जाती है। ये देखकर रेखा जाते जाते आस्था को धकेलते हुए कहती है, फिर सोच में पड़ गई तुम, इस बार सब अच्छा होगा। रेखा सबका स्वागत करती है। कुछ देर में आस्था चाय लेकर मेहमानों के सामने आती है। तभी लड़के की माँ रमा आस्था को देखते ही बोलती है, बेटा यहाँ बैठो और तुम भी मेरे साथ चाय पियो। आस्था शर्माती हुई लड़के वालों के पास बैठ जाती है। तभी आस्था की होने वाली सास रमा अपने बेटे से पूछने के बाद बोलती है, हमें आस्था बहुत पसंद आई, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। सब बहुत खुश थे। विक्की सबका मुंह मीठा करवाता है और सब शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। रेखा और आस्था एक दिन मार्केट के लिए निकल जाते हैं। तभी आस्था को एक ड्रेस पसंद आती है और वो अपनी भाभी को बोलती है, भाभी देखो ना कितनी सुंदर ड्रेस है, मेरी मुंह दिखाई पर यही देना मुझे। ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वही मिलेगा, तुम्हारी मुंह दिखाई पर यही ड्रेस मिलेगी तुम्हें। रेखा और उसकी ननद मार्केट से घर आ जाते हैं और शादी की सजावट करते हुए टेंट वाले को विक्की बोलता है, अरे भाई लाइटें अच्छे से लगा देना, पूरा घर रोशनी से चमकना चाहिए और फूलों से डेकोरेशन करो, मेरी बहन की शादी है। सब तैयारियां हो जाती है। आस्था की शादी में रेखा हल्दी से लेकर डोली वाले दिन तक बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है और खूब नाचती गाती है। आस्था की शादी बड़ी धूमधाम से होती है।
और फिर रेखा और विक्की उसकी विदाई कर देते हैं। आस्था अपने ससुराल जाती है और अगले दिन ही सब उसकी मुंह दिखाई के लिए उसके घर आते हैं, जहां आस्था घूंघट में बैठे बैठे सोचती है। मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ, भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? सारे मेहमान आ चुके हैं, मुंह दिखाई की रस्म में बस 10 मिनट हैं। इतने में ही आस्था की सास रमा उसको मुंह दिखाई के लिए बाहर के कमरे में ले आती है, जहां बहुत सारी औरतें आस्था की मुंह दिखाई के लिए आई हुई होती हैं। आस्था की मुंह दिखाई की रस्म चालू हो जाती है। सबसे पहले आस्था की सास शगुन के लिए उसका घूंघट उठाती है और बोलती है, नजर ना लगे मेरी बहू को किसी की। ले बेटा, ये मेरे कंगन हैं, ये मेरी सास ने मुझे दिए थे और आज से ये तेरे हुए। रमा आस्था का घूंघट नीचे करके चली जाती है और आस्था अपनी भाभी का इंतजार करती रहती है। उसके बाद उसकी मासी सास मीरा आती है और घूंघट ऊपर करके बोलती है, एकदम चांद का टुकड़ा है, बहू की कोई नजर तो उतार लो जरा। अरे लाओ लाल मिर्ची, मैं ही नजर उतार देती हूँ। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। मीरा बहू की नजर उतार देती है और सभी औरतें जोर जोर से हंसती है। तभी एक पड़ोस की औरत कुंती बोलती है, तुम्हारे तो भाग्य ही खुल के रमा, पूरे मोहल्ले में इतनी सुंदर बहू नहीं आई। ओए होए होए, किसी की नजर न लगे। ऐसे ही पड़ोस की सभी औरतें एक एक करके आती है, घूंघट उठाती है और मुंह दिखाई करके चली जाती है। आस्था अब भी अपनी भाभी का इंतजार कर रही थी कि उसकी भाभी अभी तक आई क्यों नहीं। उसको यकीन था कि उसकी भाभी उसके लिए मुंह दिखाई पर उसकी पसंदीदा ड्रेस को जरूर लेकर आएगी। तभी आस्था की सास बोलती है, बेटा तुम्हारे घर से कोई नहीं आया तुम्हारी मुंह दिखाई पर? चलो बेटा, थक गई होगी, आराम कर लो अब। आस्था अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी भाभी पीछे से उसे आवाज देती है और आस्था भागकर अपनी भाभी के गले लग के बोलती है, मुझे लगा कि आज आप मेरी मुंह दिखाई की रस्म में आओगी ही नहीं, लेकिन भाभी अब तो रस्म खत्म हो गई है और सारे मेहमान भी चले गए। आप इतनी देर से क्यों आई? कोई बात नहीं है आस्था, मेरी गाड़ी का ना पेट्रोल खत्म हो गया था, इसलिए देर हो गई। ये लो पकड़ो तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट, खोलो देखो मैं क्या लाई हूँ। ये क्या भाभी, ये तो मेरा और धीरज का फोटो फ्रेम है। मुझे लगा था कि आप मेरे लिए वो ड्रेस लेकर आओगी जो मैंने पसंद की थी। आपने मुझे कहा भी था वो दोगी, फिर अब क्या हुआ? आस्था मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती है। रेखा उसके पास जाकर उसकी आंखों को अपने हाथों से ढककर बोलती है, ये पकड़ो अपनी फेवरेट ड्रेस, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और ननद होने के नाते तुम्हारा पूरा हक बनता है। आस्था अपनी भाभी को गले लगाकर बोलती है, ओ भाभी, आप कितने अच्छे हो सच में, आप मेरा फेवरेट ड्रेस ले आए। इस तरह आस्था की मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और वो खुशी खुशी अपनी नई गृहस्थी को संभालती है। आशा एक सुलझी और प्यारी लड़की थी। प्रतीक ने जैसे ही उसे देखा, उसे उससे प्यार हो गया था। वैसे तो प्रतीक की माँ मोना आशा को जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो थोड़ी मोटी थी। पर बेटे की खुशी के लिए उसने हार मान ली और उसकी शादी के लिए तैयार हो गई। आशा का नाम तो आशा था, यानी कि उम्मीद, पर आशा की लाइफ में पतले होने की कोई उम्मीद नहीं थी। आशा की ननद ज्योति बहुत ही ज्यादा सेक्सी और सुंदर थी। वैसे तो ज्योति आशा को मोटापे का ताना नहीं देती थी, पर आशा की सास यानी कि मोना जब देखो अपनी बेटी और बहू की तुलना करती रहती थी। मोना प्रतीक के आगे तो आशा से प्यार से बात करती और पीछे से उसे ताने मारा करती। ऐसे ही एक दिन मोना आशा से कहती है, अरे बहू, कुछ सीख ले ज्योति से, कितनी सुंदर और सेक्सी है वो। मजाल है उसकी कमर 26 से 28 भी हुई हो। पर माँ जी, कमर से क्या फर्क पड़ता है, दिल साफ होना चाहिए। बदतमीज कहीं की, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी का दिल साफ नहीं है क्या? अरे तेरे शरीर के साथ साथ तेरी बोली भी खराब है। मैंने ना अपने बेटे से कहा था कि मोटी पार्टी वाले से शादी करवाऊंगी, यानी मोटे पैसे वालों से, लेकिन इस नालायक ने मोटी लड़की से शादी कर ली। तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है और बोलती है, अरे क्यों लड़ रहे हो आप सब? क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे बेटा,
ये जो तेरी भाभी है ना, ये तुझसे ना जलती है। तू ना काला टीका लगा कर रखा कर, आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है, जैसे आप करते हो। ज्योति देखो ना, माँ जी मुझे ताना दिए जा रही हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तो बुरा लगता होगा। चुप कर भटूरे सी शक्ल, आई बड़ी, चल जा यहाँ से। आशा अपनी सास की ये बात सुनकर अपने कमरे में प्रतीक के पास आकर उससे बोलती है। अजय सुनते हो? नहीं, बहरा हूँ। मेरी बात सुनो। सुन तो तुम्हारी शादी के बाद से ही रहा हूँ। अरे पता भी है आपको क्या हुआ? कैसे पता होगा? तुम बताओगी तब पता चलेगा ना। मैं मायके चली जाऊंगी। आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते। आपकी वो माँ है ना, हमेशा मेरे मोटापे के लिए मुझे ताने देती रहती है। हाँ हाँ, जाओ मायके। और सुनो, तलाक देकर जाना, फिर मैं अपने लिए सेक्सी सी बीवी लेकर आऊंगा। कहीं नहीं जा रही मैं, यही रहूंगी सारी उम्र। आपको और आपकी माँ जी को सताऊंगी, देखना। इसी तरह सुबह हो जाती है और आशा जॉगिंग से हाफते हुए वापस घर आती है तो मोना उसे देखकर कहती है, अरे बहू, कहाँ से आ रही थी तू? मैं तो डर गई, भगवान की कसम। मुझे लगा किसी ने अपना खुला हुआ सांड छोड़ दिया, पर पास आके देखा तो ये तो तू थी बहू। माँ जी, लगता है आपके चश्मे का नंबर चढ़ गया है, या फिर इस उम्र में सठी आ गई है, जो आपको एक अच्छा खासा इंसान नहीं दिखा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बता, तूने कोई नाश्ता वास्ता बनाया या नहीं? ऊपर से दौड़ने के लिए निकल गई सुबह सुबह। आप नाश्ते की चिंता तो बिल्कुल मत करो, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। कुछ देर मोना, प्रतीक और ज्योति डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं कि तभी मोना आशा को आवाज लगाती है और कहती है, बेटा बहू, अरे कुछ चाय वाय लेके आओ। अब देखो कैसे शहद टपक रहा है बुढ़िया के मुंह से। वैसे इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निगल ले। आशा सबके सामने नाश्ता रखती है और जैसे ही मोना नाश्ते को देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं और वो बोलती है, कॉर्नफ्लेक्स? तो क्या अब हम नाश्ते में ये खाएंगे? माँ जी, मैं जॉगिंग पर गई थी और फिर मुझे अपने लिए कुछ हेल्दी बनाना था, तो मैंने ये सब बना दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ही लेते हैं। प्रतीक और ज्योति कॉर्नफ्लेक्स बड़े ही आराम से खाते हैं। वहीं मोना मन मार कर नाश्ता करती है कि अचानक थोड़ी देर के बाद प्रतीक आशा से गुस्से में बोलता है, आशा, तुमने मेरे लिए लंच नहीं बनाया, मैं काम पर क्या लेके जाऊंगा? बनाया है ना, ओट्स, सैलेड, चुकंदर का जूस। आपको पता है कितना हेल्दी होता है ये सब। आशा, मैंने तो तुम्हारी सीरत को चाहा है, शरीर को नहीं। फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्या करूँ? तुम्हारी माँ है, जब देखो मुझे मोटापे के लिए ताना देती रहती है, तो मैंने सोचा कि डाइटिंग करूँ। तो खुद करो ना, सबसे क्यों करवा रही हो? और मेरी माँ बहुत सीधी है, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। अच्छा चलो तुमको सुनाती हूँ तुम्हारी माँ क्या क्या कहती है। आशा और प्रतीक दोनों मोना के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। आशा मोना के कमरे में चली जाती है और प्रतीक बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको अच्छा नाश्ता नहीं मिला। अच्छा, तो ये सब तूने जानबूझ के किया है, क्योंकि तू तो चाहती है कि मैं भूखी मर जाऊं और तू फल फूल सके। पता भी है तुझे, मेरी भाभी की जो बहू है ना, कितनी सुंदर और सेक्सी है, और एक मेरा बेटा है, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। माँ जी, मैं आपको कभी आपकी बातों का पलटकर जवाब नहीं देती, फिर आप हमेशा मुझे ताने क्यों देती हैं? अब ड्रम को ड्रम नहीं तो क्या बांसुरी बोलूं? तू कौन सा जीरो फिगर वाली करीना है, भैंस है तू भैंस। माँ जी, कल को ज्योति की भी शादी हो जाएगी, अगर वो भी मोटी हो गई तो क्या आप उसे भैंस बोलेंगी? भैंस कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाती है, बताऊं क्या तुझे? इतना सुनकर प्रतीक कमरे के अंदर जाता है और अपनी माँ को डांटते हुए उनसे कहता है, माँ, आशा ने तुम्हारा कभी निरादर नहीं किया, इज्जत की, सारा काम किया, और तुम इसे इतनी खरी खोटी सुना रही हो। नीच कहीं की, कलमुही, भैंस कहीं की। मेरा बेटा अब मुझसे लड़ रहा है, वो भी तेरे लिए। हाय, अरे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती जहाँ पे मेरी इज्जत नहीं होती। मैं अपने भाभी के घर जा रही हूँ। माँ जी, ये आपका घर है, आप कहीं मत जाइए, मैं बना देती हूँ ना आपको जो भी खाना है। पर मोना किसी की एक नहीं सुनती और अपनी भाभी शांति के घर चली जाती है, जिससे वो 4 साल के बाद मिल रही थी। मोना शांति से मिलती है तो शांति उससे कहती है, अरे मोना, आज यहाँ कैसे आना हुआ इतने सालों के बाद? अरे भाभी, अब आपसे क्या ही छुपाना, मैंने अपने बेटे को इतने प्यार से नाजों से पाला पोसा और बड़ा किया। सोचा था
कि शादी के बाद वो आपके बेटे की तरह पतली सी बहू लेकर आएगा मेरे लिए, और मैं भी इतराऊंगी आपकी तरह कि मेरी बहू पतली है। मोना, कुछ नहीं रखा इस मोटे पतले के भेद में। इंसान का दिल देखा जाता है, कमर नहीं। मेरी बहू भले ही पतली है, पर इस उम्र में भी मुझसे अकेले सारे घर का काम करवाती है और नौकर बना कर रखती है मुझे। अच्छा, पर आप तो कहती थी भाभी कि आपकी बहू तो सारा काम करती है। शुरू में अपनी झूठी इज्जत को बचाने के लिए मैं अपनी बहू की झूठी तारीफ किया करती थी, पर अब बचाने को कुछ है ही नहीं। मुझे ना दवा टाइम पे मिलती है ना खाना, और इस जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि शरीर और सूरत में कुछ नहीं रखा, सीरत ही सब कुछ है। अगर तेरी बहू ख्याल रखती है तेरा, तो वो सोना है सोना। मेरी बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी भाभी, और मैं अभागी उसको बिना वजह मोटापे के लिए ताने दिया करती रहती थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और मोना गेट खोलती है और देखती है कि सामने उसकी बहू आशा खड़ी है, जो उससे कहती है, माँ जी, आप मेरे साथ घर चलिए, मेरा मन नहीं लगता वहाँ आपके बिना। मैं आपकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी, आप बस जल्दी से मेरे साथ चलिए। बहू, बेटा मुझे माफ कर दे। मैं तुझे खामखा तेरे मोटापे के लिए तुझे सुनाती रही, और तू एक बहू होने के नाते मेरा इतना ख्याल रखती थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं अब तुझे बेटी की तरह प्यार दूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और आशा मोना के साथ घर वापस आ जाती है। इस सब के बाद मोना आशा को कभी भी उसके मोटापे को लेकर ताना नहीं मारती और अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है, और सभी लोग एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।